हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आई होप आपने इस एपिसोड का काफ़ी ज़्यादा वेट किया है और मैंने एक लॉन्ग एपिसोड डाला है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि इस सीरीज़ को कौन कौन पसंद करता है। एपिसोड की शुरुआत में हम एलिस को देखते हैं जो कि नेवियस के लिए एक फ्लावर बुके लाया होता है जो कि काफ़ी सारा रोजेस से होता है। और वो एलिस नेवियस से कहता है, क्या तुम डियर मेरा एक प्यारा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे। पीछे से सेलेस्टिया भी ये सारी चीज़ें देख रही होती है। तभी हमें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और वो हमारा लियो होता है जो कि काफ़ी घूर के उस बियर की तरफ और एलिस की तरफ देख रहा होता है, मानो जैसे कि उसे जलन हो रही हो। भाई मेरे नेवियस को और कोई कैसे छीन सकता है। इसीलिए वो जाता है और कहता है कि तुम सबके गिफ्ट तो बहुत बेकार है, मुझसे सीखो कि गिफ्ट कैसे देने पड़ते हैं। और वैसे भी ऑसबर्न तुम्हारा जो गिफ्ट था वो काफ़ी ज़्यादा बेकार था और जो गिफ्ट तुमने दिया वो तो नेवियस के स्टेटस से भी मैच नहीं करता। तभी हमारा ऑसबर्न बेचारा कहता है कि आखिर क्यों सारे लोग मुझ पे ही हार्श होते हैं और मुझ पे ही भड़कते हैं। तभी नेवियस जाने ही लगता है। तभी लियो कहता है कि मेरे प्यारे नेवियस, लॉर्ड नेवी। तभी हमारा नेवियस पीछे पलटता है और एक ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहता है कि मैजेस्टी, क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए। तभी लियो एक बॉक्स लाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और उसे वो एक बॉक्स खोल के दिखाता है। जैसे ही वो बॉक्स नेवियस देखता है कि उसके अंदर एक जेम है जो कि पर्पल कलर का है, उसकी आंखें और मुंह तो दोनों ही खुले के खुले रह जाते हैं, मानो उसे कब से इसकी तलाश थी। और उसकी आंखें इतनी ज़्यादा चमकने लगती है और ब्राइटनेस करने लगती है कि वो बता भी नहीं सकता था। तभी हमें उस जेम के बारे में पता चलता है। एक एरेस्टियल जेम है जो कि फेट को चेंज कर सकता है और साथ ही साथ इसमें डिवाइन पावर भी है जो कि गॉड से मिली होती है। ये किसी भी पावर को पोजेस कर सकता है और साथ ही काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। इसे पाना भी बहुत मुश्किल है और वर्ल्ड में ये एक ही होता है। तभी लियो नेवियस के बालों पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये जो एरेस्टियल जेम है, जिसका जेम है वो बिल्कुल तुम्हारे बालों के हेयर जैसे कलर जैसा है। क्या मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लाया। क्या तुम मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगे ना। ये सारी चीज़ें देखकर नेवियस तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। अभी उसे समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें उस टियारे की वजह से हो रही है, उस अनबिलीवेबल पावर की वजह से जो कि इन सबको मेरी तरफ पजेस कर रही है। मगर मैं इन सब के वर्ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी पावर सिर्फ तियारा की है और जिस दिन ये तियारे की पावर ख़त्म हो जाएगी तब मेरे चाहने वाले भी मर जाएंगे। और वैसे भी ये सिर्फ एक नॉवेल है और मैं इसका सिर्फ एक कैरेक्टर, इस वजह से मैं कभी भी किसी के भी इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ये सारी चीज़ें नेवियस मन ही मन में सोच रहा होता है। तभी उसे अचानक उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और उसे ब्रेथ लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है और उसके आंखें बंद होने लगती हैं। जिसके सामने सिर्फ सेलेस्टिया, फादर और लियो खड़े रहते हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी हमें नेवियस की कुछ पास्ट बातें बताई जाती है, जिसमें नेवियस काफ़ी छोटा होता है और उसके फादर उसे समझा रहे होते हैं कि समझो, अगर तुम्हारे घर पे कभी भी कोई भी हमला कर दे तो चुपचाप वहाँ से भाग जाना या फिर हिडन रूम में छुप जाना। उसकी मॉम भी उसको समझा रही होती है कि हम अब जा रहे हैं तो तुम अपना ख्याल रखना, अगर कोई आए तो हिडन रूम में छुप जाना। और एक फैमिली सा प्यारा सा गले लगाते हुए वो लोग चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें बेहोश होने के बाद नेवियस को याद आ रही होती है। वो अपने पेरेंट्स को याद करते हुए कहता है कि वो लास्ट टाइम था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे हग किया था। ये सारी चीज़ें सोच के वो काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा वरीड होने लगता है। जैसे ही वो थोड़ा उठता है तो उसे सेलेस्टिया दिखाई देती है जो कि उसके बगल में सो रही होती है और कहता है कि ये पागल लड़की फिर से मेरी चिंता में वरीड हो गई है, इसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए मेरी, और मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से अपनी फैमिली को लॉस करूँ। ये सारी चीज़ें वो वहीं सोच रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें नेवियस को अच्छे खासे सूट बूट में दिखाया जाता है जो कि कॉरिडोर से गुजर रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है
अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ के बारे में, जब उसके फादर और मदर दोनों ही मर गए थे और वो दर भटक रहा था, तभी उसे एक ऑर्फनेज दिखाई दिया जहाँ पर वो चला गया था। और उसे वो ऑर्फनेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। उसे लगा था कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं और वो ऑर्फनेज भी बहुत अच्छा था। हालांकि वहाँ के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मेरे साथ खेला करते थे, मगर वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बुरी थी वो थी उस ऑर्फनेज की ओनर। तब मैं कुछ टाइम समझ नहीं पाता था लोगों के हाथ में क्या चल रहा है। तभी एक दिन हमें सीन दिखाया जाता है कि वो ओनर कुछ बच्चों को एक व्यापारी की तरफ बेच रही होती है और कह रही होती है कि मेरे पास एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉय आया है जिसे मैं तुम्हें अगली बार बेचूंगी। इस बार मुझे अच्छे खासे पैसे चाहिए। रिसेंटली तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पूरे पैसे दे रहे हो और मुझे वैसे भी वो बॉय काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो तुम्हें मुझे उसके लिए ज़्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें वो देख रही होती है और कह रही होती है कि बस एक बार उस लड़के की इंजरीज हील हो जाए, उसके बाद मैं उसे अच्छे खासे पैसे में बेच दूँगी। ये सारी चीज़ें सोच सोच कर नेवियस वहाँ से भाग जाता है और मन ही मन में सोचता है कि मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर मुझे जीना है तो स्ट्रांग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें नेवियस चलते चलते सोच रहा होता है और अब प्रेजेंट में आते हैं जब उसके फादर और मदर दोनों ही मर गए थे और नेवियस ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ था और कह रहा था कि आखिर क्यों वही उन्हें ही क्यों करना था। ये सारी चीज़ें वो सोचते सोचते कमरे का दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाज़ा हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और अपना सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सारों के सारे तीनों के तीनों मेनली बैठे रहते हैं और क्या मन ही मन में सोच रहे होते हैं ये तीनों के तीनों तो काफ़ी ज़्यादा जीनियस, फियरलेस और काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नाइट थे और ये एम्पायर के एक तो जड़ है। ये सारी चीज़ें सेलेस्टिया सोच रही होती है और कह रही होती है कि हालांकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, पावरफुल भी है, मगर ये सभी के सभी बिल्कुल एक पिकॉक जैसे जो कि हमेशा अपने फेदरों की तारीफ़ करना चाहते हैं। और इन दोनों में से तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी है जो हमेशा ही अपने खुद को ऊपर क्लास का समझते हैं। ये सारी चीज़ें सेलेस्टिया सोच रही होती है और उन्हें एक पिकॉक के जैसे इमेजिन कर रही होती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और नेवियस आता है। तब सेलेस्टिया कहती है कि ये जो इंसान है वो पिकॉक तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक एंजल है जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है और जिसकी वजह से मुझे हमेशा लाइट की तरफ पाथ दिखता है। और सेलेस्टिया मन ही मन में नेवियस को एक एंजल की तरह इमेजिन कर रही होती है जिसके दो वाइट पंख होते हैं और सारे ही लोग उसके फ़ैन होते हैं, खासकर सेलेस्टिया जो कि नेवियस को काफ़ी प्यार से एंजल मान रही होती है। जैसे ही नेवियस उन तीनों को डाइनिंग टेबल पे देखता है कि वो तीनों अभी के अभी यहाँ पर है, तो नेवियस का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मगर वो अपने मूड के ऊपर फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाता और सेलेस्टिया के पास जाता है काफ़ी स्माइल करते हुए। तभी सेलेस्टिया कहती है कि ब्रदर क्या आप ठीक हैं। नेवियस को इसके ऊपर काफ़ी प्यार आ रहा होता है, उसके बालों को रफ़ करते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी सेलेस्टिया कहती है कि ब्रदर मेरे बालों के साथ खेलना बंद कीजिए और ये मैं सब बंद कीजिए। तभी उसके फादर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि तुम ठीक हो और तुम काफ़ी बेहतर लग रहे हो। जैसे ही लॉर्ड ये सारी बातें कहता है, नेवियस उसकी तरफ देखकर कहता है माय लॉर्ड। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कह रहा होता है और नेगेटिव इमोशन छोड़ रहा होता है। लॉर्ड को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर नेवियस ऐसा क्यों कर रहा है और मैंने भला क्या किया है। दूसरी तरफ नेवियस की नज़र उन तीनों ही पागल मेनलिथ की तरफ जाती है। एली, लियो और ऑसबॉर्न तीनों ही उसको काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली स्माइल करते हुए देख रहे होते हैं। नेवियस भी बाहर से वैसे स्माइल तो करता है और कहता है कि वैसे पार्टी तो एंड हो चुकी थी, फिर आप वापस नहीं गए। मगर अंदर ही अंदर वो मिडल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि भागो यहाँ से जल्दी। ऐसा वो मन ही मन में सोच रहा है और उनको मिडल फिंगर दिखा रहा है। मगर वो अपने फादर से पूछता है कि क्या ये लोग गए नहीं। तब फादर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी खुशी बताते हैं कि फ़िलहाल उनकी जो कैरेज थी वो
काम नहीं कर रही और उसे रिपेयर के लिए डाल दिया, इसलिए वो कुछ दिनों तक हमारे घर पे रहेंगे। तब नेवियस भी काफ़ी प्यार से स्माइल करते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, मगर अंदर मन ही मन में सोच रहा होता है कि झूठे कमीने सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। क्या मुझे पता नहीं चल रहा कि ये तीनों के तीनों एम्पायर के कितने बड़े मैजिशियन हैं? और इसमें से तो एली सबसे ज़्यादा बड़ा मैजिशियन है, जो कि अपने टेलीपोर्टेशन पोर्टल की वजह से वो कहीं भी, किधर भी और किसी भी वक्त जा सकता है। ये तीनों इतनी एम्पायर की बड़ी हस्ती है कि आराम से टेलीपोर्टेशन मैजिक के डर से अपने एम्पायर में लौट सकते हैं, मगर ये नहीं लौटे। तभी नेवियस अपना ग्लास उठाता है और उसमें से जो जूस रहता है वो पीते हुए उस कमांडर, नाइट ऑफ कमांडर मिस्टर ऑसबॉर्न की तरफ देखने लगता है। ऑसबॉर्न को कहता है कि कमांडर, अब तो होली नाइट है ना, और आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ होगी जो आप छोड़ के आए हैं। तब वो मन ही मन में ही सोच रहा होता है। दूसरी हमें एम्पायर के बारे में बताते हैं कि एम्पायर भी काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और वो पूरे एम्पायर पर रूल करता है और ये काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल है। तभी नेवियस को समझ में आता है ये तो सारी एक नावल की सेटिंग है और मैं इस पागल नावल में फंस चुका हूँ। तभी वो उठता है और कहता है कि यस्टरडे मेरी हेल्थ इशू की वजह से मैं आपको अच्छे से प्रॉपरली ग्रीट नहीं कर पाया। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आपको आज प्रॉपरली ग्रीट कर पाऊँ और आप मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि आप अगर मेरे साथ एक चाय का कप पियेंगे। क्यों ना सारे जेंटलमैन्स, आप मेरे साथ आकर एक कप चाय पी लीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइटली स्माइल करते हुए उन तीनों के पास देखता है। सीन चेंज होता है और हमें नेवियस को एली, ऑसबॉर्न एंड लियो के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है, जो कि तीनों साथ साथ बैठे थे और नेवियस भी उनके साथ ही बैठा था। तभी नेवियस ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए मन ही मन सोचता है ये तीनों की तीनों हाई रैंकिंग नोबल है, मुझे इनके साथ काफ़ी केयरफुली बातें करनी पड़ेगी। और कभी कहता है कि एस्टेट के जेंटलमैन्स, आप वैसे हमारी छोटी सी बैरन फैमिली में और इस स्मॉल टाउन में कैसे विज़िट करना चाहेंगे? मतलब अचानक कैसे विज़िट करने लगे? तभी वो कहते हैं कि वैसे ही हमारी ऐसी इच्छा हुई, ऐसे कोई पर्पस नहीं था। मगर तभी वहाँ से ऑसबॉर्न खड़ा होता है और कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वो नेवियस के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए, उसके हाथ पे किस करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें देखते ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। जैसे ही ये बात नेवियस सुनता है वो अपना हाथ जल्दी से खींच लेता है और मन ही मन में होता है कि क्या ये पागल हो गया है, मेरे पीछे लग गया है। तभी ऑसबॉर्न कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग माय लव, क्या हुआ? ये सारी चीज़ें सुनते बराबर नेवियस तो भाई शॉक और अपना नाइट रॉक करने लग जाता है। नेवियस मन ही मन कहता है एवरीथिंग टाइम, वो ये सारी चीज़ें उस ब्रेन वॉशर तियारा की वजह से हो रही है। ये सारी चीज़ें देखते बराबर हमारा एम्पायर भी कहाँ रुक पाता है, वो कहता है इनफ। एली भी बोलता है कि बहुत हो गया, तुम पागलपंती की हद पार कर रहे हो और वैसे भी तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि तुम्हारी वजह से मिस्टर नेवी को कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो कितने ज़्यादा अनकंफर्टेबली बैठा है। ये सारी चीज़ें जानकर ऑसबॉर्न तो बेचारे एक प्यारे से पपी जैसे होते हुए कहता है कि आई एम सो सॉरी नेवी, मुझे माफ़ कर दो। मतलब एक प्यारा सा पपी सा लुक रहता है, उस टाइप का दिख रहा है। तभी नेवियस कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये एक छोटा सा पपी है जिसे अबेंडन कर दिया है। ओह नो, ये जो सेलेस्टिया की ब्रेन वॉशर की जो टियारा की पावर है वो तो काफ़ी ज़्यादा ही है, जैसे बुक में लिखा गया था। तभी एम्परर कहता है अब तुम हमारे क्वेश्चन का आंसर दोगे? तभी कहता है एली भी कि तुम अच्छे से सोचो, हम इंतज़ार करने के लिए रेडी हैं। वो तीनों ही ऐसे कह रहे होते हैं। तभी नेवियस कहता है कि मेरे ख्याल से नोबल फैमिली और हमारी फैमिली कोई ख़ास मेल नहीं खाती। नेवियस को हमें शांति से मगर गंभीरता से दिखाया जाता है बैठे हुए, और वो सोच रहा होता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे। ये क्वेश्चन उन तीनों में से लियो, ऑसबॉर्न और साथ ही साथ एलिस से वो पूछ रहा होता है। तब एलिस जवाब देता है ये कौन सी बड़ी बात नहीं थी, और वैसे भी जब से तुम वहाँ से गए थे तो हमने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया था और तुम हमें मिल भी गए थे। तभी नेवियस अपने मन में कहता है
कि ये जो कुछ कह रहा है मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि इसके वर्ड में कुछ ना कुछ तो हिडन मीनिंग है जो कि मुझे समझ में आ रहा है। तब वो कहता है कि मैं क्या इन्हें ट्रूथ बता दूँ। तब हमें नेवियस की मन की सिनेरियो दिखाई जाती है जिसमें वो तीनों मेनलिट को बता रहा होता है कि मुझे वो तियारा मिला था और इसकी वजह से वो मेरा ऑपरेशन और प्यार में पड़ गए। तो तीनों मेनलिट सुनते हैं, समझते हैं और उसकी प्रॉब्लम को हल करते हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो होता है जो नेवियस अपने मन में सोच रहा होता है और तीनों चारों ही अपने आप में खुश रहने लगते हैं। सेकेंड सिनेरियो ये होता है कि नेवियस उन्हें बताए कि उसके पास वो तियारा है, उसकी वजह से ऑपरेशन हो रहा है और तीनों ही मेनलिट ये सारी चीज़ें जानकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उसको तीनों ही मिलकर मार देंगे, जिसकी वजह से नेवियस की एक काफ़ी ज़्यादा बुरी मौत हो जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा बैड एंडिंग होगी जो कि नेवियस भी नहीं चाहता है। तभी नेवियस कहता है नो वे, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता मरना और वैसे भी अभी तो मेरी लाइफ की बस शुरुआत हुई है। ये सारी चीज़ें वो अपने बालों को खींचते हुए और मुंह से आंखों से रोते रोते कह रहा होता है कि नो वे, मैं मरना नहीं चाहता। तब वो खड़ा होता है और कहता है कि हम साथ नहीं रह सकते, वी कांट टुगेदर। तभी लियो कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम लोग एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। तभी नेवियस चिल्ला के कहता है कि क्योंकि मैं एक मैन हूँ, मैं एक लड़का हूँ और लड़का किसी से प्यार नहीं कर सकता। तभी वो तीनों मेनलिट कहते हैं कि हमें पता है, हमें पता है। तब नेवियस काफ़ी ज़्यादा रोते हुए और चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश करना चाहता हूँ। तुम जो तीनों हैं वो तुम लोग तीनों की तीनों स्ट्रेट हो। तब हमारा हस्बैंड कहता है हाँ क्यूट, तुम बस इसके लिए वरीड हो रहे हो। तब लियो भी कहता है कि हाँ सो क्यूट यार, तुम इसके लिए वरीड हो रहे हो। तब हमारा एलिस भी कहता है कि ओ सो स्वीट, बस तुम ये हमारे कंसर्न के लिए कह रहे हो ना, मगर तुम्हें इन सारी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर किसी ने हमारे रिश्ते को मना करने की कोशिश भी की ना तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं क्या करूँगा। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी डेविल अंदाज में और एक डेविल से स्माइल के साथ कह रहा होता है, जिसकी वजह से नेवियस को भी उसको देखकर हल्का सा डर लगने लग जाता है। ये सारी चीज़ें समझाने के बाद भी वो लोग नहीं समझते और नेवियस अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसी मतलब तुम लोग कुछ नहीं समझने वाले, तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि सच में कि मैं क्या हूँ। तभी नेवियस अपनी शर्ट की बटन खोलता है और उन्हें अपनी बॉडी दिखाता है और कहता है कि अच्छे से देखो कि मैं भी एक इंसान ही हूँ। ये तीनों मतलब उसकी बॉडी देखकर तीनों की तीनों मुंह और आँख दोनों ही ऐसे खुले रह जाते हैं मानो जैसे उन लोगों ने क्या देख लिया हो। लियो, एलिस और ऑसबॉर्न तीनों के तीनों ही सिर्फ उसको नेवियस की बॉडी को घूर ही रहे होते हैं और नेवियस भी छाती ठोक के कह रहा होता है कि अच्छे से देखो, क्लोजली देखो कि मैं एक मैन हूँ और मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, इसलिए तुम मुझे पसंद नहीं कर सकते और हम लोगों की सेम चीज़ है। ये सारी चीज़ें देखकर वो तीनों ही सिर्फ शांत रहते हैं और ऐसे गंभीर आवाज़ में कहते हैं ऐसे। तभी नेवियस कहता है, मन ही मन में सोचता है कि इनके चेहरे पर तो बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं है, हल्का सा रिएक्शन भी नहीं है। तभी नेवियस कहता है क्या मुझे इनको और भी प्रूफ दिखाने पड़ेंगे कि मैं सच में एक स्ट्रेट हूँ। तभी नेवियस अपनी पैंट भी खोल देता है और कहता है कि अच्छे से देख लो कि मैं स्ट्रेट हूँ। और ये सारी चीज़ें देखकर हमें तो हंसी आ ही रही होती है, मगर दूसरी तरफ मेन लीड की तरफ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। वो तीनों फिर से गंभीरता का लुक बनाए खड़े रहते हैं और सिर्फ उसको तरफ देख ही रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर नेवियस को तो एम्बैरेस चेहरा पूरा का पूरा लाल हो जाता है और वो खुद ही कहता है कि ये लोग पागल लोग मुझे से वैसे ही घूर ही रहे हैं, मैं तो मरना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ। ये सारे पागल के पागल लोग मुझे ही देख रहे हैं। उसकी जो मान रहती है वो भी नेक जो रहती है काफ़ी ज़्यादा ही रेड हो चुकी होती है और साथ ही साथ उसके चीक भी। और वो ब्लशिंग करते हुए कहता है कि प्लीज़ अपने घर लौट जाओ और वो दरवाज़ा बंद ही कर देता है। और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस में वो बोल रहा होता है, जिसकी वजह से वो जल्दी से वहाँ से जल्दी निकल जाता है।
नेवियस के जाने के बाद फाइनली तीनों में से लियो कहता है कि वो पिंक थे और एलिस भी कहता है कि मेल निप्पल और उसके अदर पार्ट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे थे। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन कह रहा हो, मतलब बोल रहा होता है। और तभी ऑसबॉर्न भी कहता है कि मैं उन सभी चीज़ों को टेस्ट करना चाहता हूँ। वो तीनों ही नेवियस को इमेजिन करने लगते हैं, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ही डैशिंग डायनामिक लुक में होता है और काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रहा होता है। ये सारी चीज़ें वो सोच सोच के कह रहे होते हैं कि एक फॉरबिडन डिज़ायर है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आखिर वो मेरा होगा तो कैसा होगा। ये तीनों एक साथ ही ये सारी चीज़ें मन ही मन में सोच रहे होते हैं और तीनों ही एक साथ ब्लश करते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ मेरा है, ही विल बी माइन। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्यारी सी सुबह हुई होती है और नेवियस भी अपने काम के लिए निकल पड़ता है और कहता है कि आई होप कि मैंने जो पिछली बार कहा था उन तीनों बेवकूफ़ को याद हो और मुझे अब इन तीनों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए और मुझे अपनी एनर्जी इन डॉक्यूमेंट में लगानी चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुझे इन्हें ऑफिस में भी पहुँचाना है। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में सोच ही रहा होता है और शांति से चल रहा होता है। तभी नेवियस को कोई नेवी के एक आवाज़ देता है, जिसकी वजह से उसके कान खड़े हो जाते हैं और वो पीछे पलट के देखता है और कहता है कि मुझे सुनाई देता है, आखिर कौन है जो इतने ज़ोर से चिल्ला रहा है। तभी वो देखता है कि सीरियसली तीनों के तीनों मेनली वहाँ पर खड़े रहते हैं और उनमें से ऑसबॉर्न ने उसे आवाज़ दिए होते हैं कि नेवियस। तभी वहाँ पर लियो आता है और कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और वो जाता है और नेवियस को पीछे से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि आई हैव मेड अप माई माइंड, मतलब मैंने तय कर लिया है कि तुम मेरे ही हो। ये सारी चीज़ें सोचकर लियो काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं अपने राज्य में सेम सेक्स की मैरिज लीगल कर दूंगा और जिसकी वजह से हम दोनों भी अच्छे से मैरिज कर पाएंगे। नेवियस ये जानते बराबर शॉक हो जाता है कि आखिर लियो ये सारी चीज़ें क्या कह रहा है। तभी नेवियस उसको पुश करता है और कहता है कि क्या, मगर क्यों, आगे तुम करना क्या चाहते हो। तभी दूसरी तरफ से ऑसबॉर्न आता है और नेवियस का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ऑफ कोर्स, उसके हाथों पे एक प्यारी सी किस करते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, क्या तुम मुझसे मैरी करोगे, मतलब मुझसे मैरिज करना पसंद करोगे। ये सारी चीज़ें उसे एक फ्लर्टिंग अंदाज में कह रहा होता है। तभी नेवियस उससे अपना हाथ खींच लेता है और कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले। पीछे में एलिस मुस्कुरा रहा होता है और उसको पीछे में आता है और कहता है कि ऑफ कोर्स डिसाइड तो मैं करूँगा ना कि तुम कौन हो मेरे। तभी एलिस पीछे से गले लगाता है नेवियस को और कहता है कि इन दोनों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली और हमारी फैमिली एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी अलायंस बन सकती है, जिसकी वजह से हम दोनों की मैरिज आराम से हो जाएगी। उसकी ये थीम पकड़ते हुए कहता है कि वैसे भी मुझे चूज़ करके तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, इसीलिए इन दोनों में से मुझे ही चूज़ कर लो। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है। तभी नेवियस उसे भी कहता है कि इनफ, और उसे भी पुश कर देता है पीछे की तरफ और कहता है कि बहुत हो गया, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पे रहो और तुम लोग मुझे फोर्स कर रहे हो अपनी पावर की वजह से कि मैं तुम तीनों में से किसी एक को चुनूँ और तुम्हारे साथ लव करूँ, मगर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं तुम तीनों से कभी प्यार नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें नेवियस काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए गुस्से में कह रहा होता है और मन ही मन में कहता है कि ये तीनों के तीनों इडियट, क्या ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर झूमर धीरे धीरे से हिल रहा होता है, काफ़ी ज़ोरों से हिल रहा होता है और उसके नीचे से ही नेवियस गुज़र रहा होता है। जैसे ही नेवियस उधर से गुज़र रहा होता है, वो जो झूमर होता है वो नीचे गिर रहा होता है। तभी तीनों मेन लीड कहते हैं नेवियस ऊपर देखो, नेवियस ऊपर देखो, वॉच करो जल्दी से, वहाँ से हटो। जैसे ही नेवियस ऊपर देखता है
और वो झूमर नीचे से इतने ज़ोर से गिरता है कि नेवियस का लक इतना अच्छा होता है कि वो जो जल्दी से वहाँ से हट जाता है और पीछे में हटते 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 वो एक जगह पे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से उसके पेपर्स, उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और नेवियस भी दीवार से लग के गिर जाता है और मन ही मन में कहता है दैट वॉज क्लोज। ये काफ़ी ज़्यादा करीब था, मुझे तो लगा था कि मैं मर ही गया हूँ। वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है और 2 मिनट के लिए मतलब वहीं पे शॉक, मतलब क्या हुआ भाई मेरे साथ, ऐसा वो मन ही मन में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर ऑस्बॉर्न आता है और उसके चिक पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है नेवी आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुम ठीक हो। ये सारी चीज़ें ऑस्बॉर्न नेवी इसके सामने कह रहा होता है। तभी एलिस भी आता है और कहता है कि डोंट मूव, तुम हिलो मत, मैं तुम्हें जल्द से जल्द हील कर देता हूँ। तब नेवियस कहता है कि आई एम फाइन, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आई गैस वो अच्छा हुआ कि मैं बच गया। तभी एलिस कहता है कि डोंट मूव, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें जल्द से जल्द हील कर देता हूँ। ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। तभी लियो भी कहाँ कम था। लियो उस एक तरफ झूमर की तरफ देखता है और कहता है कि ये जो मेंशन है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है और यहाँ पर सेफ्टी की कोई चांसेस नहीं है, इसे मेंटेन भी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो इतना डेंजरस हो रहा है और कभी भी कोई भी चीज़ यहाँ पर गिर रही है, इसे ठीक करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लियो ये सारी चीज़ें कह रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमें नेवियस को लाइब्रेरी में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक किताब ढूंढ रहा होता है जो कि तियारा के स्पेल को ब्रेक करने का तरीका होती है और कहती है कि मैंने सारी लाइब्रेरी छान मारी मगर मुझे ऐसा कोई भी स्पेल नहीं मिला जो कि तियारा के मैजिक को ब्रेक कर सके और साथ ही साथ मुझे इस आफत से छुटकारा दिला सके। मगर तियारा एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और फॉरबिडन मैजिक है जो कि गॉड से ब्लेस्ड है, जिसकी वजह से मुझे मिल नहीं रहा। तभी नेवियस जैसे ही नीचे उतरता है और तभी हम देखते हैं कि नेवियस की जो सीढ़ी की पायरी रहती है वो नीचे से क्रैक हो जाती है और नेवियस नीचे गिरने लगता है और वो कहता है कि डैम इट, आखिर मैं फिर से इस मुसीबत में क्यों फंस गया। वो जैसे जैसे नीचे गिर रहा होता है वो कहता है कि मुझे ये सारी चीज़ें, ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं लगती, क्या ये फिर से हो रहा है मेरे साथ। तो तभी हम एलिस को देखते हैं जो कि नेवियस को देख रहा होता है और कहता है कि नेवी कम ऑन, तुम गिर जाओ मैं तुम्हें कैच कर लूँगा, और एक वियर्ड सी स्माइल देकर उसका अपने हाथ में सामने कर लेता है। मगर अनफॉर्चुनेटली नेवियस गिरता कैसे, डायरेक्ट उसके ऊपर धड़ाम। नेवियस इतने फ़नी वे में गिरता है कि बेचारे हमारे एलिस की तो चटनी बन जाती है और तभी नेवियस कहता है आखिर मुझे कोई पेन फील क्यों नहीं हो रहा, मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं गिर गया हूँ। ऑफ कोर्स गाइस, नेवियस को पेन कैसे फील होगा, वो अपने एलिस के जो ऊपर गिरा है। तभी कहता है कि दैट वॉज क्लोज, तो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो। तभी नेवियस कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट लग गई है और तुम ठीक तो हो ना, मतलब कुछ गलत तो नहीं हुआ। नेवियस मन ही मन में कह रहा होता है कि इसको तो काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, नोज़ ब्लीडिंग भी हो रही है, मुझे जल्द से जल्द इसकी देखभाल करनी होगी। तभी नेवियस उसके तरफ बैठ जाता है और उसके ऊपर में उठकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं हो रहा है। तभी एलिस एक प्यारी से स्माइल करते हुए कहता है आउच आउच, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी नेवियस कहता है कि होल्ड ऑन, मैं जल्द से जल्द हेल्प बुलाता हूँ। और नेवियस जैसे ही उठकर जाने वाला होता है तभी एलिस उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि डोंट वरी, मुझे इतने भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, मुझे बस हल्का सा स्क्रैच आया है और वैसे भी मुझे ब्रेक लेने में थोड़ी दिक्कत जा रही है। अगर तुम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाओगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लीज़ मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ। एलिस काफ़ी ज़्यादा प्यार से कह रहा होता है। तभी नेवियस अपने मन में सोचता है कि वैसे भी इसने मेरी जान बचाई है और मैं गिर रहा था तो इसने मुझे जान बचाई, तो मुझे इसका एहसान तो लौटाना ही पड़ेगा। अगर मैं ये मेरी वजह से हर्ट हुआ है तो मुझे इसकी देखभाल तो करनी पड़ेगी। तभी नेवियस कहता है कि ठीक है, मगर ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहेगा। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाम हो चुकी होती है और हमें एलिस बताता है
कि मुझे फील्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। जब भी मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। तभी नेवियस कहता है कि व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें फ़ील अच्छा होता है। तभी एलिस कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे शोल्डर के ऊपर अपना सिर रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा सारा बर्डन है वो 10 टाइम लाइटर हो चुका है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं होते हैं कि मैं तुम्हें समझा सकूँ। ये सारी चीज़ें सोचकर जब नेवियस कहता है कि ओ नो, ये तो सारी चीज़ें हो रही है। एलिस को बताया गया था कि उसे हमेशा डिस्परेशन रहेगा और जिसकी वजह से ऑपरेशन की वजह से वो हमेशा ही चिंता में रहेगा और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डाइंग भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें टियारा की मैजिक से हो रही होती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। मगर जैसे एलिस ने कहा कि जैसे ही नेवियस के सिर मतलब शोल्डर के ऊपर वो सर रखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी नेवियस कहता है कि ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही है वो तो सेलेस्टिया के साथ होनी चाहिए थी। ये ना नॉवेल की सेटिंग ही थी कि मेन कैरेक्टर को, हीरोइन को बचाना ही पड़ेगा और ये सारी चीज़ें नेवियस के साथ हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल झूमर का गिरना और सीढ़ियों से नीचे गिरना और मेन कैरेक्टर को, नेवियस को बचाना। नेवियस को अब समझ में आता है कि वो सेलेस्टिया के बदले चेंज हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है और अब वो तीनों के तीनों पागल मेन लीड मेरे साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, जो कि एक नॉवेल की सेटिंग होती है जिसकी वजह से मेल लीड और फीमेल लीड दोनों ही करीब आ पाए। ये सारी चीज़ें सोचकर नेवियस अब काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। तभी वो कर्राने की आवाज़ निकलता है। तब हमें पता चलता है कि एलिस ने उसके नेक पर एक किस कर दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर तुम करने की कोशिश क्या रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हैं। तभी नेवियस कहता है शिट, मैंने इन 3 पागल मेंटेड पे भरोसा भी कैसे कर दिया। इन तीनों की तीनों तो काफ़ी ज़्यादा पागल है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाने की ज़रूरत है। और वो खड़े होने लगता है। तभी वो नीचे गिर नहीं जाता गाइस। वो तभी एलिस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी गोद में खिला लेता है और कहता है कि तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे यहाँ से भाग जाओगे, मुझसे हाइड हो जाओगे। तो ये दोनों ही स्माइल करते हुए एक तरफ देख रहे होते हैं। तभी एलिस कहता है कि मेरे प्यारे ब्लैक कैट। तभी नेवियस मन में सोचता है व्हाट द हेल, क्या इसे पता है कि मैं एक चोर हूँ। नो वे, इट वॉज देन, ये हो ही नहीं सकता कि इसे पता हो। आखिर ये सारी चीज़ें इसको कैसे पता हो चल सकती है। ये सारी चीज़ें तो सिर्फ विर्मा विस्पर को पता है। विर्मा विस्पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंफॉर्मेशन गिल्ड है, जो कि सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन रखता है और उसके पास सारी दुनिया के सीक्रेट जमा रहते हैं। और सिर्फ यह इस ऑर्गेनाइज़र को एक ही इंसान कंट्रोल करता है, जो कि होता है मास्टर। गाइस, मैं बता देना चाहती हूँ कि ये हमारा 4th मेन लीड है और ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और डैशिंग है, जो कि मेरा फेवरेट भी है। तो इसे हम मास्टर ही कह के बुलाएंगे, जो कि मास्टर पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है। और इसकी 2 साइड है, एक डार्क और एक लाइट, जो कि वर्ल्ड में होती है। लोग इसे डार्क साइड से भी जानते हैं और ब्राइटनेस मतलब लाइट साइड से भी जानते हैं। ये दोनों की तरफ कनेक्ट होता है और ये जिसे चाहे अपने नॉलेज के दम पे कमांड और कर सकता है और उसे हरा सकता है। नॉवेल में हमें बताया जाता है कि सिर्फ लियो ही काफ़ी ही ज़्यादा मास्टर से मिल चुका है और लियो ही एक इंसान है जो कि मास्टर को जानता है। मास्टर एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, जो कि सिर्फ लियो के कहने पर ही चलता है। मतलब नॉवेल के हिसाब से सेलेस्टिया को जब गिफ्ट देने की बारी होती है, तब लियो मास्टर को कांटेक्ट करता है और उसके तरफ से वो डेस्टिनी स्टोन मंगवाता है। ये सारी चीज़ें नेवियस अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि आखिर इसको कैसे पता चला है। तभी कहता है एलिस कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्रिमिनल हो या नहीं, मुझे बस तुम्हारे साथ एंजॉय करना है और हर एक मोमेंट। तभी उसके साथ उसकी टी-शर्ट ऊपर करने लगता है और उसके साथ कुछ गलत करने ही वाला होता है कि तभी हमें लियो और ऑसबॉर्न को कॉरिडोर से वहीं से पास में गुजरते हुए दिखाया जाता है।
जैसे ही लियो कुछ बातें कर रहा होता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है कि नो स्टॉप। तभी लियो कहता है कि वो कमीना। तभी लियो अपनी शॉट निकाल लेता है और कहता है कि उस कमीने ने फिर से कुछ किया। तभी ऑसबॉर्न कहता है वेट मैजेस्टी रुक जाइए। मगर लियो इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो दरवाजे को भी नहीं देखता और सीधा तलवार से उस दरवाजे को तोड़ देता है। जैसे ही हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है तो नेवियस चेयर लेके एलिस को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर लियो आ जाता है और कहता है कि व्हाट डू यू मीन, आखिर तुम कर क्या रहे हो नेवियस के साथ। तब नेवियस कहता है कि मैं इसका मर्डर कर रहा हूँ। वैसे तो ठीक है मर्डर करने से, मगर तुमने डोर क्यों तोड़ा। तब लियो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रहे थे और इसने क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है। मगर नेवियस कुछ नहीं कहता और कहता है कि इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे वैसे भी इन तीनों के साथ नहीं रहना। मगर तभी लियो उसका कॉलर इसे खींचता है और नेवियस कहता है हे क्या तुम कर रहे हो। नेवियस का जैसे ही कॉलर वो खींचता है तब लियो को उसके किस किया हुआ मार्क दिख जाता है। ये देखकर लियो को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी जो आंखें रहती है ना वो इतनी ज़्यादा रेड हो जाने मानो जैसे किसी डेविल की आंखें हो, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये सारे उस मार्क को देख रहा होता है और कहता है कि कमीने तूने आखिर किया क्या है। और वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में एलिस की तरफ बढ़ता है और कहता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई नेवियस को हाथ लगाने की। तभी हमारा एलिस भी कहता है कि आखिर इतने में कौन सी प्रॉब्लम है। तभी ऑसबॉर्न भी आता है और कहता है कि वेट रुक जाओ, आखिर तुम कर क्या रहे हो। वो तीनों के तीनों ही लड़ने के पोजीशन में आ चुके होते हैं और वो कहता है लियो कि तुम यहाँ से हट जा। तब ऑसबॉर्न भी कहता है कि फाइटिंग कर रहे हो ना, फाइटिंग पॉइंटलेस है। मगर ऑसबॉर्न कहाँ मानने वाला था। वो कहता है कि फ़ाइटिंग करना है तो मैं भी करूँगा। और वो कहता है कि वैसे भी नेवियस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो गॉड गिफ्टेड है, जो कि सिर्फ गॉड ने हमारे लिए भेजा है। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है, मगर ऑसबॉर्न की बात कोई मानता थोड़ी। ऑसबॉर्न की बात को कोई नहीं मान रहा होता है। तब लियो कहता है कि इनफ, बहुत हो गया, अब इस एलिस को मुझसे कुछ नहीं बता सकता। और वो तीनों ही झगड़ने लग जाते हैं। तभी वो दोनों ही कहते हैं कि शट अप ऑसबॉर्न, तुम एक डॉग जैसे हो और तुम्हें चुपचाप अपना मुंह बंद रखना चाहिए, हम दोनों के बीच में मत पड़ो। ये दोनों ही ऑसबॉर्न को ये सारी चीज़ें सुना रहे होते हैं। ऑसबॉर्न भी ये सारी चीज़ें सुनता है, मगर बाद में वो भी कहता है कि इनफ, बहुत हो गया, तुमने बहुत बेइज्जती कर दी मेरी, अब हम सब फाइट ही करेंगे। और वो भी अपनी तलवार निकाल देता है, जो कि एक होली शॉट जैसी लग रही होती है, क्योंकि वो एक गॉड ब्लेस चाइल्ड होता है जिसके पास शॉट है और वो एक होली नाइट होता है। जैसे ही वो कहता है कि एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वो भी उन तीनों के साथ झगड़ने लग जाता है और तीनों ही अपनी फाइटिंग में मस्त हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑसबॉर्न एक मूव चल रहा होता है लियो की तरफ, और लियो भी काफ़ी ज़्यादा बचने की कोशिश करता है और पीछे में हट कर कहता है कि बस तुम्हें इतना ही दम है। और वो जैसे ही ऑसबॉर्न अपनी तलवार लेता है और लियो की तरफ चलाता है तो लियो वहाँ से हट जाता है और ऑसबॉर्न की तलवार डेस्क पे निकल के डेस्क भी टूट जाता है। तभी एलिस कहता है कि इनफ, अब बहुत हो गया पागल कुत्ते, तुम एक पागल कुत्ते जैसे बर्ताव कर रहे हो। और वो अपना स्पेल अपने हाथ में बनाना पड़ता है। तभी नेवियस वहाँ से पीछे से हट जाता है और चुपचाप एक कोने में जाके छुप जाता है और कहता है कि आखिर ये तीनों के तीनों पागल मेन कैरेक्टर यहाँ पे कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ हमें सेलेस्टिया को दिखाया जाता है, जो कि अब मन ही मन में सोच रही होती है कि आखिर ब्रदर कहाँ गए, क्या वो ठीक तो होंगे ना। सुबह के एक्सीडेंट की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़िक्र हो रही है। सेलेस्टिया सारी चीज़ें बोल ही रही होती है और वही कॉरिडोर से गुजर रही होती है। तभी उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों की आवाज़ सुनाई देती है और कहती है कि क्रैश बैंग। ये सारी आवाज़ सुनकर वो उस तरफ जाती है जहाँ पर
उसे नेवियस दिखता है और जैसे ही नेवियस दिखता है तो सेलेस्टिया के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि ब्रदर। जैसे ही नेवियस की नज़र सेलेस्टिया की तरफ जाती है वो हैरान हो जाता है कि आखिर सेलेस्टिया यहाँ पर क्या कर रही है, मगर ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता है। जैसे ही नेवियस देखता है कि एलिस ने अपना जो हमला होता है वो शुरू कर दिया होता है और वो जो हमला होता है उसके तरफ उसका कोई कंट्रोल नहीं होता और वो जैसे ही ऑस्बॉर्न की तरफ बढ़ रहा होता है धीरे 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 काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वो हमला ऑस्बॉर्न की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि ऑस्बॉर्न वहाँ से हट जाता है और वो जो हमला होता है हटता नहीं, उसकी जो तलवार होती है वो हमला उसके तरफ से वो रिफ्लेक्ट होकर सेलेस्टिया की तरफ बढ़ने लगता है। ये सारी चीज़ें देखकर नेवियस काफ़ी ज़्यादा ही सोचने लगता है कि आखिर ये होने क्या वाला है। जैसे नेवियस की नज़र जाती है कि ये जो हमला है सेलेस्टिया की तरफ जा रहा है, नेवियस की तो पूरी की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। उसका चेहरा हल्का गुस्से में और काफ़ी ज़्यादा ठंडे एहसास में बदल जाता है, मानो जिससे सेलेस्टिया की काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही हो। तभी वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, सेलेस्टिया उस हमले की देखो। मगर सेलेस्टिया जैसे वहाँ पर देखने वाली होती है तभी नेवियस भागते हुए दौड़ते हुए जाता है और सेलेस्टिया को जल्दी से वहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से वो जो हमला होता है वो उन दोनों को नहीं लग पाता और सेलेस्टिया भी बच जाती है और साथ ही साथ नेवियस भी बच जाता है। मगर जैसे ही जो हमला होता है वो दीवार से छूकर आता है तो वो दीवार भी क्रैक होने लगती है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉग हो जाता है। एलिस, ऑस्बॉर्न और लियो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा वरीड होकर चिल्लाते हैं, नेवी नेवी। आखिर तीनों ही एक साथ काफ़ी ज़ोरों से चिल्ला रहे हैं कि नेवी, आखिर तुम ठीक तो हो। तभी हमें धुआं दिखाया जाता है जहाँ पर नेवियस की एक कैट फॉर्म दिखाई जाती है, जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाई गई थी कि नेवियस के पास एक कैट थीफ की एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो सेलेस्टिया को प्रोटेक्ट कर पाया। सेलेस्टिया काफ़ी ज़्यादा ही काँपने लगती है और काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है। तभी तीनों मेन लीड वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि नेवियस, क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके नेवियस? मगर नेवियस कुछ नहीं कह रहा होता है, उसके गालों पे एक क्रैच आ चुका होता है और सेलेस्टिया भी इतनी ज़्यादा घबरा चुकी होती है कि उसके मुंह से भी कुछ भी नहीं निकल रहा होता है। तभी नेवियस मुंडी नीचे करती हुई और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि गेट आउट ऑफ माई मेंशन, चले जाओ मेरे मेंशन से यहाँ से और फिर कभी मत आना। ये सारी चीज़ें देखकर वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें फादर को दिखाया जाता है और साथ ही साथ उसके साथ एक और आदमी होता है जो कि मिस लॉर्ड को बता रहा होता है कि ये जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है, मगर यहाँ के जो लोग हैं अगर हमें सपोर्ट थोड़ा और मिल जाए तो ये लैंड और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि इस आदमी का नाम गिलबर्ट है और ये लॉर्ड का एस्कॉर्ट है, मगर उसके जो भी सपोर्ट करता है। तभी लॉर्ड उसकी तरफ काफ़ी प्यार से कहते हैं कि गिल, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और तुम्हारे इंस्टिंक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे, तुम हमेशा मुझे राइट सजेशन देते हो। तब गिल भी उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहता है कि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप। तभी नेवियस वहाँ पर आता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, गिल तुम वापस आ गए? ओ गिल, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। तभी गिलबर्ट भी अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहता है कि अनरूली, मैंने भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस किया। लॉर्ड ने भी, आप काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और मैंने तो आपको अच्छे से ग्रीट भी नहीं किया। तभी नेवियस भी काफ़ी ज़्यादा प्यार से स्माइल करते हुए कहता है, ओ कम ऑन गिल, तुम तो मेरे फैमिली मेम्बर जैसे हो और वैसे भी फैमिली मेम्बर को ऐसे थोड़ी डिफेंस किया जाता है। तभी पीछे में लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा थोड़े से मुंह फुला लेते हैं और कहते हैं कि मैं भी तो बाहर जाता हूँ मेंशन के, मगर मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। ओ गाइस, लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा क्यूट है यार। तभी नेवियस एक ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ माय लॉर्ड। तभी जैसे ही नेवियस फिर से माय लॉर्ड शब्द कहता है तब हमें एक ब्लैक ऑरा दिखाया जाता है और हमें कहानी बताई जाती है कि नेवियस के फादर वो चाहते हैं कि नेवियस उसे उनका फादर बुलाए। तभी गिल कहता है कि लॉर्ड डोंट वरी, कभी ना कभी वो आ ही जाएगा जिस दिन नेवियस आपको फादर बुलाएगा। ये सारी चीज़ें देखकर कहता है कि
आखिर ये हो क्या रहा है भाई, मैं लॉर्ड को फादर बुलाऊँ? तब कहता है कि नेवर माइंड, जो भी हो, वैसे तुम यहाँ पर आए कैसे हो? और मैंने सुना था कि पिछली बार ये सारी एक्सीडेंट हो चुकी थी लाइब्रेरी में, और सेलेस्टिया भी ठीक है ना, और तुम तो ठीक हो ना? ये सारी चीज़ें वो कह रहे होते हैं और नेवियस को कहते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम तीनों के बीच में क्या चल रहा है, इसीलिए स्ट्रेंज एक्टिंग बिल्कुल मत करना। तभी नेवियस कहता है इट्स नथिंग, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, और हम तीनों भी ठीक हैं। मैं ऑल राइट हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है, मतलब बोल रहा होता है, और कहता है कि वैसे तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई भी अटेंशन मिले। तब नेवियस के फादर कहते हैं कि वैसे तुम यहाँ पर आए हो तो कुछ काम से ही आए होंगे, और कहते हैं कि वैसे तुम कहाँ पे जाने का प्लान कर रहे हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें भेज दूँगा, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम किसी डेंजर में पड़ो, और मुझे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। मैं तुम्हारी एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ, मगर मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम निगलेक्टेड हो जाओ। तभी गिल भी कहता है कि लॉर्ड नेवी, आपके फादर सही कह रहे हैं और आपको उनकी बात माननी चाहिए। वैसे भी वो बहुत सारी चीज़ें जो मैनेज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको एक छोटा सा शॉर्ट वेकेशन ले लेना चाहिए खुद को रिकवर करने के लिए। ये सारी चीज़ें गिलबर्ट नेवियस को बोल रहा होता है। तभी नेवियस कहता है हाँ हाँ फादर, आप सही कह रहे हैं, मुझे एक वेकेशन की, फादर मतलब लॉर्ड, आप सही कह रहे हैं कि मुझे एक वेकेशन की ज़रूरत है, मगर मैं स्वेर खाता हूँ कि मैं कोई भी मुसीबत नहीं लाऊंगा, और आप दोनों को ही पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ कहीं घूमने नहीं जा रहा, मैं कैपिटल जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें वो सोच कर कहता है कि मैं इस चीज़ को डिक्लाइन करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, और वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा ही मुसीबती चीज़ है। तभी नेविस मन ही मन में सोचता है कि मेरे जितने भी क्वेश्चन के आंसर वो सारी चीज़ें कैपिटल में ही अलाउड है, और मुझे उन सारे क्वेश्चन का आंसर कैपिटल में ही मिल सकता है मास्टर की तरफ, और मुझे कुछ ना कुछ करके जाना ही पड़ेगा, और मुझे खतरा मोड़ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे उस तियारा के स्पेल को तोड़ना है तो मुझे जल्द से जल्द मास्टर से मिलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में सोच रहा होता है, और कहता है कि उन तीनों पागल मेनली से मुझे अगर बचना है तो मुझे और कुछ नहीं, बस मास्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इस किसी भी हालत में उस कर्स को ब्रेक करना ही होगा। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में सोच रहा होता है। तभी नेवियस कहते हैं कि माय लॉर्ड। तब उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तब नेवियस कहता है बहुत प्यार से और एक मासूम सा भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि फादर, क्या मैं कैपिटल जा सकता हूँ? एक प्यारे से चेहरा बनाते हुए, एक क्यूट सी स्माइल करते हुए कहता है कि फादर, क्या मैं कैपिटल जा सकता हूँ? वो ऐसा बोल ही रहा होता है। तभी नेवी लॉर्ड को दिखाया जाता है। वो कहता है कि गिल, क्या तुमने सुना? तब गिल कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लाउड और क्लियर था। तभी वो सेलिब्रेट करने लगते हैं, और लॉर्ड कहते हैं कि मेरे सन ने मुझे पहली बार फादर किया, आखिरकार 10 सालों बाद ये फादर वर्ड मैंने सुना। तब गिल कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें तो इसके लिए पार्टी रखनी चाहिए सर। तभी ये सारी चीज़ें देख कर नेवियस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और कहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है भाई? मतलब उसके चेहरे पे इतना ज़्यादा पसीना होता है, और चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का होता है, मतलब एक्साइटमेंट कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी लॉर्ड कहते हैं कि गिल, क्यों ना हम एक पार्टी का आयोजित करें? जैसे ही नेवियस फिर से लॉर्ड कहने वाला होता है, तभी कहते हैं लॉर्ड नहीं, फादर बोलो। तब नेवियस एक प्यारी सी स्माइल करते हुए और ऑकवर्ड से स्माइल करते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, और वैसे भी हमें पार्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उस पैसे को किसी और जगह पे लगा सकते हैं। तभी गिल कहता है कि लॉर्ड नेवी, आप अचानक कैपिटल क्यों जा रहे हैं, और वैसे भी क्या कोई काम है आपको कैपिटल जाने का? तभी ये सारी चीज़ें गिलबर्ट उसको पढ़ रहा होता है। तभी नेवियस सोचता है डैम इट, आखिर गिलबर्ट इतना ज़्यादा शार्प और इंटेलिजेंट क्यों है? वो अगर मुझे पकड़ ले तो क्या होगा? तभी गिलबर्ट कहता है क्या आप किसी से मिलने जा रहे हैं? सडनली एक विज़िट करना, वो भी कैपिटल में, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है। नेवियस के ऊपर तो लॉसर, नीट और एंटी सोशल, ये सारे वर्ड ऐसे पत्थर की तरफ नीचे गिर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि बस भाई बस,
मुझे और मत रुला, बहुत हो गया। अब अगर इतना और कुछ कहेगा तो मैं मर ही जाऊँगा। ये सारी चीज़ें वो रोते रोते कह रहा होता है। तब गिल भी कहता है कि ओह ठीक है भाई, ये सिर्फ एक फैक्ट है कि आप जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर लॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली उसका बच्चा कहीं तो जा रहा है। तब नेवियस काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हुए कहता है कि फादर, आपको मुझे प्रोफाउंड करना ही पड़ेगा, और वैसे भी मैं सिर्फ साइंस सीख ले जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी विकेशन अच्छे से जीऊँ। तभी लॉर्ड कहता है कि ऑल राइट मैं तुम्हें फ्री करता हूँ, और तुम जैसा चाहे वैसा वहाँ पर घूम सकते हो, और मैं तुम्हें चाहे तो कुछ फ़न भी दे सकता हूँ जिसकी वजह से तुम घूम पाओ। तभी नेवियस कहता है कि आपको जो मेरी बात है वो सीक्रेट रखनी पड़ेगी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी फादर कहता है, क्या ये बात सेलेस्टिया से भी? तभी नेवियस कहता है कि एवरीवन को इंक्लूडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैं सिर्फ अपना वेकेशन मनाने के कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों ही इसे एक अच्छे सीक्रेटली प्लान करके रखें कि मैं कहीं जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें वो सोच कर कहता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, मगर तभी जैसे ही फादर ऐसा कहते हैं तब नेवियस अपने प्यारी सी एक्टिंग शुरू कर देता है फादर, और प्यारा सा वही स्पार्कली चेहरा बना लेता है। तब लॉर्ड कहते हैं कि मेरे बेटे ने फिर से मुझे फादर कहा। तो वो कहता है कि फ़ाइन तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं बताऊँगा कि तुम कहाँ पर गए हो। ये सारी फैमिली ड्रामा देखकर गिलबर्ट तो अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है कि ये दोनों के दोनों एक जैसे ही हैं। तभी लॉर्ड कहता है कि क्या तुमने देखा कि नेवियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। ये सारी चीज़ें वो गिलबर्ट को बोल रहा होता है, और एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और वो कहीं ना कहीं अच्छे से ग्रो अप कर रहा है। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है। तभी गिलबर्ट उनके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आता है और उनकी ताई को सेट करते हुए कहता है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि वो अच्छे से फीड कर पा रहा है, और कहता है कि आपके शोल्डर्स का जो भार है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है। गाइस, मुझे लगता है गिलबर्ट और मिस्टर लॉर्ड के बीच में कुछ अलग ही चल रहा है। ये तो वैसे सामने के एपिसोड में हमें पता चल ही जाएगा कि क्या चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बैकअप स्टोरी पे आते हैं। वो कहते हैं कि नो मैटर कि कितना टाइम हो गया, मगर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि उसने फाइनली मुझे एक काफ़ी ज़्यादा लंबी जर्नी के बाद फादर बोल ही दिया, और मैं चाहूँगा कि उसकी जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे, और मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे हमेशा खुश रहने चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं। तभी हमें इम्पेरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है। एक काफ़ी ज़्यादा प्यारी जगह है जिसमें बीच में एक क्लॉक टावर लगा है, और लोग आजू बाजू में घूम रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ लोग तो कुछ कॉफ़ी स्टोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पर एक ब्लैक रोब में एक लड़का चल रहा होता है, और पीछे में दो लोग बातें कर रहे होते हैं कि फिर से कुछ ना कुछ होने वाला है। तभी अपना हीरो और कहीं नहीं नेवियस उस ब्लैक रोब में मन ही मन में कहता है कि वैसे तो एम्परर मुझे कभी पहचान नहीं पाएगा कि मैं इस स्टूपिड नॉवल के सिस्टम में आ गया हूँ, और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, वरना उन तीनों मेन लीड को अगर पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर हूँ तो आफत हो जाएगी। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है, और कहता है कि मुझे वो विरमर नाम की शॉप में जाना होगा जहाँ पर मास्टर है, और वो उस शॉप के बारे में सोच ही रहा होता है और उस मास्टर के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी हमें नेवियर जहाँ से जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक घोड़ा दिखाया जाता है जिसका मालिक उसे कहता है कि अच्छे से बिहेव करो, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है। मगर वो घोड़ा उसमें के छूट जाता है और काफ़ी ज़ोरों से दौड़ने लगता है। पीछे में नेवियस के आखिर ये किस तरह की आवाज़ है। जैसे ही वो पीछे पलटता है वो घोड़ा उसे टक्कर मारने ही वाला होता है कि नेवियस जल्द से जल्द वहाँ से साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से नेवियस नीचे गिर जाता है और उसका रोप भी नीचे गिर जाता है, और कहता है कि उफ, थैंक गॉड मैं बच गया। ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, अगर मैं 1 मिनट की भी देर करता तो वो मेरा कुटुंबर बना देता। तब आजू बाजू के लोग वहाँ पर आने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खड़े हो सकते हो। ये सारी चीज़ें देखकर नेवियस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऑल राइट मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मैं।
जैसे ही ये सारी चीज़ें वो कहता है और अपने ऊपर हाथ रखता है, तब उसे पता चलता है कि ओ नो, उसकी जो रोब थी, उसकी जो हुडी थी, वो तो नीचे गिर गई है। और वो कहता है कि मेरी हुडी, माय हुडी। तभी वो अपनी हुडी को लेता है और फिर से एक खाली तरह से पहन लेता है और वहीं से भागने लगता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे जाने दीजिए। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक शॉप के सामने, लाइब्रेरी के सामने दिखाया जाता है और ये वही लाइब्रेरी होती है और वही बुक स्टोर होता है जहाँ पर नेवियस आना चाह रहा था। और कहता है कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल भी चेंज नहीं है, जिस बुक स्टोर का नाम बताया गया है बुक के हिसाब से वो वही है, वीरम विस्पर। ये एक ऐसी बुक है जहाँ पर मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और ये चारों तरफ ही लिखा रहता है। तभी वो उस बुक स्टोर के अंदर जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ ही बुक होती है और एक इंसान नेवियस को वेलकम कर रहा होता है और कहता है कि सर, आपका काफ़ी ज़्यादा स्वागत है। और वो नेवियस की तरफ देखता है। तभी नेवियस आता है और कहता है कि मैं एक पर्टिकुलर बुक को सर्च कर रहा हूँ। तभी प्रे कहता है कि टेल मी यंग मैन, आप बताइए कि आप कौन सी बुक सर्च कर रहे हैं। तभी नेवियस नाम लेता है, टेल ऑफ स्किल्स एंड स्काइज। जैसे ही ये नाम वो बटलर सुनता है, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे क्वेश्चन पूछता है कि एंड वो डैट द ऑर्थर दैट नावल, क्या तुम्हें पता है कि इस नावल का ऑर्थर कौन है। तब नेवियस एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है कि सर डार्को फायरब्रेड। जैसे ही वो नाम लेता है तो वो गिलबर्ट बटलर हैरान हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की तरफ कहता है कि आप मेरे साथ आइए। और वो उसे एक हिडन दरवाजे की तरफ से ले जाता है और उसे बैठने को कहता है कि आप बैठिए, गेस्ट मतलब सर आते ही होंगे, और वैसे भी क्या मैं आपकी ये हुडी को ले लूँ। तभी कहता है नेवियस, हाँ तुम ले सकते हो और थैंक यू फॉर माई हेल्पिंग। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है और वही बटलर वहाँ से ले जाता है और नेवियस भी वही पास ही बचते सोफे पर बैठ जाता है। मगर बैठते बैठते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और कहता है कि मास्टर काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो मुझे पता लगाने लेना चाहिए कि आखिर वो किस तरह के पर्सन है। जैसे ही नेवियस आजू बाजू में घूमने लगता है तब उसे पता चलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट डायरीज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी है। इतनी सारी नॉलेज मास्टर के पास होना ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी बात है। वो मेरे ब्रेक मतलब कुछ ना कुछ तो इस कर ही लेंगे मेरे इसका। मैंने सुना है कि उनका जो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनी एटीट्यूड है। तभी पीछे में मास्टर आता है और कहता है कि आई होप मैंने आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाया होगा और आप मेरा ज़्यादा टाइम से वेट भी नहीं कर रहे होंगे। तभी नेवियस अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि नो वे, इट्स ओके, मैंने आपका इतना भी ज़्यादा वेट नहीं किया। मगर जैसे ही नेवियस मास्टर की तरफ देखता है, नेवियस की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि मास्टर काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम होते हैं। ब्लैक हेयर, विथ, हाय क्या चेस्ट है, मतलब इस तरह का स्टाइल। तब मास्टर कहते हैं कि क्रिस्टलियर कलर हेयर एंड गोल्डन आइज़, ये वही होगा। जैसे ही नेवियस को देखते हैं तो वो सारी चीज़ें डिटेक्ट करने लगते हैं कि यही है जिसके एम्पायर को तीनों ही पागल, एम्परर, आर्कमेज और गॉड ब्लेस नाइट, इस तीन इसके पीछे पड़े हैं। और ये तो पूरी चर्चा एम्पायर में फैली हुई है और वो उन्हीं मन में ये सारी चीज़ें सोच रहा होता है। जैसे ही ये सारी चीज़ें वो बोलता है तब नेवियस कहते हैं हाउ इज़ पॉसिबल, आखिर इसको कैसे पता है। तभी वो कहता है ओ माय गुडनेस, मेरे नाक से तो ब्लीडिंग आ रही है। ये तो तीनों मेनली का वर्जन है। ये नेवियस को इतना ज़्यादा मतलब मास्टर हॉट लगता है कि उसके नाक से ब्लीडिंग आने लगती है और वो कहता है कि मैं तो इसे 1000 आउट ऑफ 1000 मतलब परफेक्ट स्कोर दूंगा। और कहता है कि डैम इट, इसके जो एब्स और हक्स है पूरे परफेक्ट जगह पे है। और ये इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है। नेवियस की नज़र मास्टर की तरफ जाती है। गाइस, नेवियस की नज़र ठीक नहीं लग रही है मास्टर की तरफ। जैसे ही मास्टर की तरफ जाती है कहता है कि फक, ये तो टोटली मेरे टाइप का है भाई, बंदा बहुत मस्त है। जैसे ही ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है तभी वहाँ पर मास्टर आता है और कहता है कि आखिर तुम बैठ क्यों नहीं रहे हो। उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हुए जाता है और तभी जैसे ही नेवियस बैठता है
तभी वहाँ पर एक मेड आती है और उसे टी सर्व करती है और कहती है कि आप इंजॉय कीजिए। तभी नेवियस उन्हें थैंक यू कर देता है। तब मास्टर पूछता है कि मैं आई नो कि आप नेवियस एयरबॉग, आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब नेवियस कहता है कि वैसे मास्टर तो यूजुअली इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो रिक्वेस्ट उनके मर्जी के मुताबिक होती है, उनके मूड पे मुताबिक होती है कि वो उसको रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। फ़िलहाल उनका जो मूड है अभी तो अच्छा ही लग रहा है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें ट्रूथ बताने के पहले कुछ क्लियर कर लूँ। वैसे अपने आप कोट में से एक पेपर को निकालता है और वो एक पेपर नहीं, एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर मैं नेवियस अगर आपको कोई सीक्रेट बताता हूँ तो आपको इसके पहले साइन करनी पड़ेगी, जिसमें ये लिखा है कि अगर मैं आपको ट्रूथ बताता हूँ तो आप मेरा ट्रूथ किसी और को नहीं बता सकते और मेरी परमिशन के अलावा आप किसी को ये नहीं बता सकते कि मैंने आपको क्या बताया है। ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड रेगुलेशन है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है और ये टर्म एंड कंडीशन दोनों को ही अप्लाई होती है। इन दोनों को ही ये टर्म एंड कंडीशन माननी पड़ेगी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता। तभी मास्टर कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी ज़्यादा काइंड भी, ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। ये सारी चीज़ें मास्टर अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि और उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि स्मार्ट, तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और तुम काफ़ी अंडरस्टैंड में भी हो, और दोनों ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं जिसमें नेवियस की साइन तो हमें एक कैट की तरह की दिखाई जाती है। तो नेवियस उनको अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि मास्टर कैसे मैं उस तियारे के पास पहुंचा, कैसे ऑसबॉर्न ने मुझे तियारा पहनाया और कैसे वो तीनों मेरे प्यार में पड़ गए हैं और मैं अभी उन तीनों से छुटकारा नहीं पा रहा और जिसकी वजह से मुझे खून के आंसू आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो बोल रहा होता है और कहता है कि ये एक मेरा काफ़ी बुरा नाइटमेयर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इससे बचाएं। तभी मास्टर कहता है कि हाउ इज़ दैट, आखिर ये सारी चीज़ें हो भी कैसे सकती है, और वो काँपने लगता है। गाइस ये रोने की वजह से नहीं है, वो हंस रहा है। नेवियस को गलतफहमी हो जाती है कि ये ट्रेमलिंग कर रहा है, क्या आखिर किसी को तो मेरा पेन पता चला, क्या ये मेरे लिए सच में रो रहा है, आखिरकार किसी को तो पता चला कि मैं कितने ज़्यादा दर्द में हूँ। ये सारी चीज़ें नेवियस सोच ही रहा होता है, मगर उसके ये सारे सोचने पे किया कराए पे पानी फिर जाता है, क्योंकि मास्टर तो असल में उसकी फीलिंग को सोच नहीं रहा था, बल्कि वो तो हंस रहा था। इतना ज़्यादा हंस रहा था कि वो मतलब उसको आंसू आने लगे थे। ये नेवियस को समझ में आता है बाद में, कहता है कि डैम इट, ओ माय गुडनेस। वो पेट पकड़ के इतने ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि हमको भी हंसी आ जाती है कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है। तभी नेवियस कहता है कि हाँ, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या, इसे मैंने अलाउड किया था कि मेरा मजाक हो रहा है, आर यू डन। अब नेवियस भी काफ़ी ज़्यादा फूक गया होता है और कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया है तो बस करो। तब मास्टर हंसते हंसते कहता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे बस तुम्हारी जो स्टोरी जान के ना बहुत ज़्यादा हंसी आने लगी और मैं माफ़ करना मगर मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहा मतलब कह रहा होता है। दूसरी तरफ नेवी दिखाया जा रहा है कि मैं इसे इग्नोर तो करना चाहता हूँ, मुझे इग्नोर करना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने इग्नोर नहीं किया तो वो मेरे तियारा के स्पेल को कभी भी ब्रेक नहीं करने का तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी कहता है कि वैसे तो ये टास्क काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मगर इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये जो तियारा है उसके ऊपर गॉड ब्लेसिंग मैजिक है और गॉड का ब्लेसिंग होना मतलब काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ होती है। इट्स नॉट अ कॉमन मैजिक, ये काफ़ी ज़्यादा फॉरबिडन मैजिक है जिसके लिए एम्पायर के गॉड को भी ढूंढना पड़ेगा। और वैसे भी इस तियारा की अथॉरिटी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि किसको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये जो तियारा है वो काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल है क्योंकि इस तियारा ने तुम्हें चुना है। तभी नेवियस कहता है क्या ये इम्पॉसिबल है इसको ब्रेक करना। तभी मास्टर कहता है कि वैसे तो ये इम्पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे लिटिल थीफ, डोंट यू फैंसी मैन, मतलब मेरे प्यारे फैंसी मैन, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है। मगर एक डैशिंग सा लुक देते हुए कहता है कि
अगर तुम्हें कुछ ना कुछ करना है तो मुझे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और वैसे बुराई क्या है एम्परर आर्कमेज और नाइट के साथ रहने में, वो तीनों ही तो ऑब्वियस है और तुम तीनों का भी तो फ़ायदा उठा सकते हो ना। तो तभी नेवियस कहता है कि हाउ डिड ही नो, क्या इसे सब कुछ पता है। और कहता है कि वैसे जो मेड आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ना, तो उसकी तरफ देख ही रहे थे। ये सारी चीज़ें मास्टर उसे छेड़ने के लिए कह रहा होता है और नेवियस भी छेड़ ही जाता है और कहता है कि नो नो वे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। तभी मास्टर कहता है कि ओ मेरे चेस्ट को कोई प्रोटेक्ट करो, मुझे मतलब ये मेरे चेस्ट को देख रहा है, इसकी जो आईज़ है वो मेरे चेस्ट की तरफ ही है। ऐसी एक्टिंग कर ही रहा होता है मास्टर कि नेवियस कहते नो नो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उसके चेस्ट की तरफ, मेरे एस की तरफ भी नहीं देखा। ये सारी चीज़ें वो कह ही रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट और ब्लशिंग करते हुए कह रहा होता है। तभी मास्टर फिर से हंसने लगता है और मन ही मन में कहता है कि हाउ एडोरेबल, यार ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मैंने तो बस इसको टीज़ किया था मगर इसने तो पूरा का पूरा कन्फेशन ही कर दिया कि इसने कुछ भी नहीं किया। कितना क्यूट है यार ये, ऐसे मास्टर मन ही मन में सोच रहा होता है। और नेवियस भी कहता है कि इसने फिर से मुझे स्टेयरिंग किया और मुझे फिर से पीस करने की कोशिश की। तब कहता है कि ठीक है, अब बहुत हो गया, क्या आप मेरे स्पेल को तोड़ सकते हैं और वो तीनों पागल मेनलिट को ऑफिस से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो कह रहा होता है कि और वैसे भी अगर उन्हें कभी ना कभी इस फीलिंग के बारे में पता चल गया कि ये सारी फीलिंग बस झूठ थी और ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ये सिर्फ टियारा का मैजिक था, तो वैसे भी ये ट्रू लव नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो तीनों ही सिर्फ टियारा के मैजिक की वजह से मेरे साथ ऑब्सेस हुए हैं और मुझे पसंद करने लगे हैं। ये सारी चीज़ें देखकर और सुनकर तब कहता है कि डिडंट टेक, मतलब तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम मुझे ट्रूली बता दोगे कि ये सारी चीज़ें इस टियारा की वजह से हो रही है। ठीक है, तो मास्टर कहता है कि ठीक है, ऑल राइट, मैं तुम्हारी जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ और तुम्हारी जो जॉब है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो डोंट वरी, तुम अब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाओ। और वैसे भी मगर तुमने ये तो सुना ही होगा ना कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। तब कहता है कि वेट, क्या तुमने एक्सेप्ट कर ली है, मतलब मेरी जॉब एक्सेप्ट कर ली। तब मास्टर कहता है कि हाँ, वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों के साथ ये एक्सेप्ट कर ली है मगर मुझे भी कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए ही था, इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर ली। तब नेवियस कह रहा है ओ थैंक यू मास्टर, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम बेस्ट हो मास्टर, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ये सारी नारेबाजी नेवियस अपने प्यारे से हाथों को जोड़ते हुए कह रहा होता है। तभी मास्टर उसके पास आता है और कहता है कि वैसे मेरी हेल्प बिल्कुल भी सस्ती तो बिल्कुल भी नहीं है और वैसे भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। नेवियस काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कहता है कि ओ माय गॉड, इसकी जो सर्विस है ऐसा लग रहा है कि वो मुझे बुली कर रहा है। ओह काश ये ऐसा कोई मुझे भी बुली करे गाइस। मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। तो दूसरी तरफ हमें नेवियस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मास्टर मुझे बुली कर रहे हैं, इसकी जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बुली जैसी ही है। तभी नेवियस अपनी तरफ से वो ब्रॉच निकालता है जो उसे लियो ने गिफ्ट किया होता है और कहता है कि ये एरिस्टियल शार्प जेम है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तभी नेवियस मन ही मन में कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ इसे मत लो, प्लीज़ इसे मत लो, मुझे छोड़ दो। और कहता है कि किसी और को चूज़ कर लो मगर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। जैसे ही मास्टर की नज़र उस जेम की तरफ जाती है तो मास्टर की आंखें काफ़ी ज़्यादा ही चौड़ी हो जाती है और वो मन ही मन में सोचता है ही इज़ नॉट दैट, ये जेम तो वही है जो मुझे लियो ने कहा था कि वो नेवियस के लिए गिफ्ट देना चाहता है और मुझे ये ढूंढने के लिए कह दिया था। तभी नेवियस उसकी तरफ हैरानी से देखता है और मास्टर भी एक स्माइल करते हुए कहता है कि वैसे तो मुझे ये जेम वापस मिल गया मगर लियो ने मुझे ये ढूंढने के लिए कहा था और ये सिली कैट, इसकी हिम्मत तो देखो कि इसने मुझे एम्परर का दिया हुआ गिफ्ट वापस कर दिया। क्या तुम्हें पता भी है कि ये कितनी कीमत का है, तुम इसे फिर देख भी नहीं पाओगे। और कहता है कि जब लियो को पता चलेगा कि इसकी लिटिल कैट ने वो जो गिफ्ट था वो मुझे वापस कर दिया है, तब नेवी कहता है उसका क्या होगा। ये मन ही मन में वो सोच रहा होता है। तभी मास्टर उसके तरफ जाता है और मास्टर उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा रहा होता है और नेवियस भी मन ही मन में सोचता है कि ये मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तभी मास्टर उसकी ठीन पकड़ते हुए कहता है
और तभी नेवियस कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम मेरे साथ करने की कोशिश क्या कर रहे हो, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं सोच लेना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ से नेवियस सोच मन ही मन में कह रहा होता है, मगर मास्टर तो उसे पूरे के पूरे मतलब छेड़ने के मूड में होते हैं और उसके लिफ्ट की तरफ धीरे धीरे जाते हैं। तभी नेवियस कहता है कि आई होप क्या मुझे किस करेगा। ये सारी चीज़ें सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और उसके जो चिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाते हैं। जब मास्टर को ये बात रियलाइज़ होती है तो वो खुद ब खुद दूर हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ उस टियारा के मैजिक को चेक करना चाहता था कि वो मेरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि नहीं। तभी नेवियस कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे एक फैंसी मैन समझते हो और तुम मुझे टीज़ कर रहे हो, मगर मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं गे नहीं हूँ और मैं किसी और को पसंद नहीं करूँगा। तभी मास्टर उससे एक्चुअली नेवर माइंड ऐसा बोलते बोलते फाइनली उससे आई एम सॉरी कह ही देते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, एज एक्सेप्टेड, मैंने जो सोचा था वही हुआ। ये जो मैजिक है वो इंटरेक्ट करता है और मुझे लगता है कि इस जो स्पेल को है तोड़ना इम्पॉसिबल तो नहीं है। और वो जाते जाते कहता है कि तुम डोंट वरी, जैसे ही मुझे कोई न्यू मेथड मिलेगी मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा इस टियारा की मैजिक को तोड़ने की। और एक प्यारी स्माइल करते हुए कहता है कि मुझ पे विश्वास रखो, जैसे ही कोई न्यू खबर मिलेगी मैं तुम्हें सबसे पहले नोटिफिकेशन दे दूँगा किसी न किसी तरीके से। सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर उस जेम को लेकर देख ही रहे होते हैं और कहते हैं कि एक्सीडेंटली मुझे लियो ने कहा था कि ये जो रिक्वेस्ट है उसने फुलफ़िल करने को की थी कि वो एरेस्टियल जेम को ढूंढे और वो नेवियस को गिफ्ट करना चाहता है। वो सोच रहा है कि अगर उसको पता चला उस मास्टर को कि जो एरेस्टियल जेम है उसने मुझे वापस दे दिया तो लियो का रिएक्शन क्या होगा। ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि योर ग्रेस। तभी मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस नाम से और इस टाइटल से मत बुलाया करो और इतने केयरलेस ही तो बिल्कुल भी मत हुआ करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरी 2 आइडेंटिटी है। तभी वो जाता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं भूल गया था। तब हमें इसे बताया जाता है इस आदमी का नाम मैथियो है और ये ड्यूक का सहायक है। तभी हमें ड्यूक क्या रूप चेंज हुआ दिखाया जाता है। ड्यूक के जो बाल होते हैं वो वाइट में आ जाते हैं और जिसने वो जो कपड़े पहने थे वो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तब हमें बताया जाता है कि ये हेड ऑफ द कारास ड्यूकडम है और इसका नाम सिल्वान है जो कि कैरस फैमिली का ड्यूक है। और वो उस आदमी के पास मैथियो के पास जाते हुए कहता है कि अगली बार मुझे ऐसी गलती नहीं चाहिए। तभी मैथियस भी कहता है कि ठीक है, आई एम सॉरी सर, और उसके तरफ एक नज़र घूम के देखता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सिली हो, अगली बार से ध्यान रखना। तभी मैथियस कहता है कि सर आपको तो पता है ना कि आपकी 2 आइडेंटिटी है, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ। तब हमें मास्टर के बारे में बताया जाता है कि उसकी 2 आइडेंटिटी है और लोग दोनों को ही अलग अलग मानते हैं। जो मास्टर है वो डार्क में छुपा है और जो ड्यूक है वो लाइट में छुपा होता है, जिस वजह से दोनों की आइडेंटिटी का पता लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और वो कहता है कि अभी तक मेरी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को भी पता चले। और वो उस जेम को देखने लगता है और कहता है कि जो मेरा फर्स्ट एनकाउंटर है वो काफ़ी ज़्यादा कोइंसिडेंस है, मगर जब मेरा सेकंड एनकाउंटर होगा वो एक लक माना जाएगा और जो थर्ड एनकाउंटर होगा उसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे। तभी मास्टर उससे मैथियस से कुछ क्वेश्चन पूछने लगता है कि तुम लक को मानते हो और वैसे भी क्या तुम फेट को मानते हो। तब मैथियस कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी इग्नोरेंस के लिए, मगर जो थर्ड एनकाउंटर होगा वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है और वैसे भी इस दुनिया में कोइंसिडेंस तो होते ही रहते हैं। तभी मास्टर भी कहता है कि वैसे तुम सही कह रहे हो और मगर ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। मैं भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार लगा और ये जो पॉन है वो हमेशा ही रियलाइज़ करता है ट्रूथ को और हमेशा ही दूर की तरफ जाता है। हमें एक चेस बोर्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर पहले और राजा रानी रखे हुए होते हैं। तभी वहाँ से मास्टर उठता है और एक हल्की से स्माइल करते हुए नेवियस के बारे में सोचने लगता है और उसके एक्सप्रेशन के बारे में सोच कर कहने लगता है कि जो नेवियस के एक्सप्रेशन थे वो प्राइसलेस थे, मतलब उसकी कोई भी कीमत नहीं थी, जो मतलब कीमत चुका ही नहीं सकते थे उस एक्सप्रेशन की। और वैसे भी ये मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा ही अच्छे
एक्सपीरियंस है। आखिरकार मेरी जैसी डल लाइफ में कुछ तो इंटरेस्टिंग आया। दूसरी तरफ हमें नेवियस को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल खाने का सामान लेके जा रहा होता है। वही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तभी नेवियस उस भीड़ की तरफ जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी उसे सामने में कुछ विज़ार्ड दिखाई देते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि हमें सर्च करना है किसी आदमी को जिसके पर्पल हेयर है और गोल्डन आइज़ है। जैसे ही नेवियस ये सारी चीज़ें सोचता है और कहता है कि उनो क्या मास्टर ने बताया होगा, क्या फादर और गिलबर्ट तो जानते हैं ना। मगर ये सारी चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता। दूसरी तरफ वो सारे विज़ार्ड उस लड़के को ढूंढ रहे होते हैं जिसका प्रिटी फेस होता है, साथ ही साथ क्रिस्टल ईयर, पर्पल हेयर होते हैं और गोल्डन आइज़ होती है। वो नेवियस होता है। नेवियस उन सारी लोगों की बातें सुन रहा होता है और वही गली के किनारे वही छुपा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। तभी हमें दोनों विज़ार्ड को दिखाया जाता है और वो कहता है कि हम इतने देर से उसे ढूंढ रहे हैं मगर वो आदमी हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। तभी नेवियस कहता है कि दैट वॉज क्लोज, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है मेरे, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तभी नेवियस को कहीं जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक विज़ार्ड आता है जो कि वहीं से जा रहा होता है। नेवियस भी वहीं पर छुपा होता है। जैसे ही वो विज़ार्ड वहाँ पर आता है तो नेवियस कहता है ओ नो, क्या अभी मैं पकड़ा जाऊँगा। तभी वो कहता है कि ओ नो, मगर सीन तभी चेंज हो जाता है और हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जो कि रात के अंधेरे में जा रही होती है और इसके अंदर हमारा मास्टर बैठा हुआ होता है जो कि कुछ बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि जो टियारा का मैजिक है वो बिल्कुल मेरे मैजिक जैसा है। क्या जो मैजिक है डिवाइन मैजिक, क्या वो मेरे मैजिक और डिवाइन मैजिक को ब्रेक कर पाएगा। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में सोच रहा होता है और कहता है कि मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ डाली मगर एक भी ऐसा स्पेल नहीं मिला जो कि नेवियस के मैजिक को तोड़ सके। और क्या मुझे मेरा मैजिक के ट्राई करना चाहिए, मेरा मैजिक भी तो वैसा ही है। मुझे उस टियारा के मैजिक के साथ अपना मैजिक मर्ज करके देखना चाहिए, कहीं ना कहीं वो स्पेल काम कर ही जाएगा। ये सारी चीज़ें मास्टर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है और कह भी रहा होता है। इसी सोच विचार के साथ हम हमारा एपिसोड ख़त्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं गाइस। जैसे ही इसके न्यू चैप्टर आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, हालाँकि मैंने इसके सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू फॉर गाइस और प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल।